सितारे चांद सूरज आसमां भी, ये जो कुछ है बनाया है खुदा ने, बनाया है खुदा ने। ज़मीं दरिया समंदर नदियाँ भी, सितारे चांद सूरज आसमां भी, ये जो कुछ है बनाया है खुदा ने, बनाया है खुदा ने। ज़मीं दरिया समंदर सितारे चांद सूरज आसमां भी, ये जो कुछ है बनाया है खुदा ने, बनाया है खुदा ने। ज़मीं दरिया सितारे चांद सूरज आसमां भी, ये जो कुछ है बनाया है खुदा ने, बनाया है खुदा ने। कहीं है बाग खुशबू से महकते, कहीं है बाग दरख्तों पर परिंदे हैं चहकते, दरख्तों पर परिंदे हैं चहकते, ये जो कुछ है बनाया है खुदा ने, बनाया है खुदा ने। ज़मीं दरिया नदियाँ भी, परी सगा परे नी सारी दबा दनी दरी दबा पबा दरी सरे नी रे सा सगा मा पा मगरे गा पा मगरे गा मा पा मगरे गा रे सा सारी दबा मगरे सा। ज़मीं दरिया समंदर नदियाँ भी, सितारे चांद सूरज आसमां भी, ये जो कुछ है बनाया है खुदा ने, बनाया है खुदा ने। पहाड़ों की कतारी ही कतारी, पहाड़ों की कतारी ही कतारी, कहीं चश्मों की लहरों की बहार, कहीं चश्मों की लहरों की बहार, ये जो कुछ है बनाया है खुदा ने, बनाया है खुदा ने। ज़मीं दरिया समंदर नदियाँ भी, सितारे चांद सूरज आसमां भी, ये जो कुछ है बनाया है खुदा ने, बनाया है खुदा ने। सा नी 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 सा नी 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 सा रे नी नी रे सा सा नी दा नी 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 दा नी 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 दा नी दा नी दा नी दा पा दा नी सा
Pani da ga ma re ni re da sa re ni da ri da ba ma da ni da ba ma ga re. Zameen dariya samandar nadiyan bhi sitare chand suraj आसमां भी ये जो कुछ है बनाया है खुदा ने बनाया है खुदा ने ज़मीन दरिया समंदर नदियाँ भी नदियाँ भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। हमदे बारी ताला से हमने अपने शो का आज आगाज़ किया और जो लोग आज हमारे साथ हैं उनकी तारीफ़ में मैं क्या कह सकती हूँ। सबसे पहले तो दोस्ती का एक आंसर होता है, उसकी मैं पहले बात करना चाहूँगी। फिर स्टार कितने बड़े हैं वो तो आप सब जानते ही, उनके चेहरे को, उनकी आवाज़ को सुन के आप अंडरस्टैंड करते ही हैं। वो पर्सनैलिटी जिनके साथ काम करने का मुझे रिसेंटली एक्सपीरियंस मिला वन ऑन वन। पहले तो हम बड़ी दफ़ा मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतना रिगार्ड मैंने बहुत कम लोगों में देखा है इस इंडस्ट्री में। मैं पाकिस्तान वापस पहुँची तो मेरा पहला जो वेलकम का वॉइस नोट था वो मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त का था। आई कांट टेल यू व्यूअर्स, कुछ लोग होते हैं जो अल्लाह ताला उनको जितने भी भाग लगाते हैं और ज़्यादा उनके अंदर आजिज़ी आ जाती है। इतने बड़े बाप के बेटे उस्ताद बख्शी सलामत के, उसके साथ खुद अब इनके नाम के साथ उस्ताद लगता है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये एक लिविंग लेजेंड के लेवल पे अपने आप को पहुंचा चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से यंग आर्टिस्ट को गाइड करते हैं, सिखाते हैं। लोग जब इस लेवल के फेम पे पहुंचते हैं ना, वो कहते हैं छठो परा, हम अपनी फिक्र करें, हम किसी को क्या सिखाएं। ये वाहिद आर्टिस्ट है जिनसे मुझे कभी पूछना नहीं पड़ा कि आप वापस क्यों नहीं करते लोगों के लिए। ये हैं इनके बहुत ही प्यारे भाई मसूद सलामत है। ऑफ कोर्स दोनों भाई हम कैसे एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, बट क्योंकि मेरी नदीम साहब से ज़रा ज़्यादा दोस्ती है तो मसूद साहब मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप दोनों क्या ब्रिलियंट पर्सनालिटीज हैं और आपका जो पूरा ग्रुप है माशाल्लाह कमाल ग्रुप है। इनके लिए तालियां। आपको पता है व्यूअर्स, कवाली के बाद तालियां नहीं बजाई जाती, लेकिन इस ब्रिलियंट ग्रुप के लिए तालियां। ब्लेस यू गाइस, बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे आपकी ट्रेनिंग के अंदर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली नेक्स्ट लेवल के हैं। सो गुफ्तगू करेंगे आगे जाके, क्योंकि हम जो ये बात कर रहे हैं ना ट्रेनिंग की, सबसे पहली ट्रेनिंग तो व्यूअर्स होती है बच्चों की घर पे, माँ की गोद से, बाप के अल्फाज से, बाप की मोहब्बत से, बाप की शफकत से। बच्चों की तरबियत, बच्चों की तरफ माँ बाप के क्या फ़राइज़ हैं और माँ बाप की तरफ बच्चों के क्या फ़राइज़ हैं और किस तरीके से हम अपनी अगली जनरेशन को डिसेंटली आगे लेके चल सकते हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स मेरी बहुत ही प्यारी सी यंग लेडी जो हैं खानम आंसा शहजादी, खूबसूरत नाम माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, और साथ में एक बहुत ही खूबसूरत सी मुस्कुराहट की मालिक, एजुकेशनिस्ट हैं, स्कॉलर हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये सब कुछ होगा ब्रेक के बाद। जुम्मा मुबारक। फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, वैसे आज तक मुझे ये बात नहीं समझ आई कि यहाँ पे मेरे साथ क्यों नहीं बिठाया जाता, क्योंकि जब भी हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं जहाँ पे हमने रिलीजन का रेफरेंस देना होता है या कोई भी मजहबी अमूर पे बात करनी होती है, तो आपको तो पता है कि मैं तो बहुत शदीद नालायक हूँ और एज अ स्टूडेंट मैं बैठती हूँ, और मेरे जो टीचर हैं जो उम्र में मेरे से कम हैं लेकिन गाइड हमेशा मुझे बहुत अच्छा करते हैं माशाल्लाह। इनकी PhD भी कंप्लीट हो गई है। तो डॉक्टर अली वकार कादरी मेरे बहुत ही प्यारे छोटे भाई हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको पता है मुझे, आई कांट टेल यू अली भाई, मैं जब कहती हूँ ना डॉक्टर अली वकार कादरी, मुझे कितनी खुशी होती है, क्योंकि यू नो कि मेरी जिनके साथ आपका प्यार का ताल्लुक होता है exactly, वो है
और रमजानुल मुबारक की लास्ट ईयर की जो ट्रांसमिशन है, आपको पता है इनके बगैर बिल्कुल आई कुडंट डू इट। और वो पॉइंट आ गया था कि शुरू में तो चलो मैं खुद ही स्टार्ट करती थी, सारा कुछ करती थी, कासिम भाई हमें लेटर ज्वाइन करते थे, लेकिन लिटरली ये एंड में वो स्टेज आ गया था कि ये आते नहीं थे स्टेज पे, मैं कहती थी मैंने नहीं स्टार्ट करनी, क्योंकि मैं घबराना शुरू हो जाती थी। आफ्टर सो मेनी इयर्स रमजान ट्रांसमिशन करने के बाद भी देखें, जब आपकी 100% किसी चीज पे 100% आपकी ग्रिप नहीं होती, तो आप फिर उस इंसान को करने देते हैं जिसको आता है काम। सो अली भाई थैंक यू, जब आपको बुलाते हैं आप आते हैं। बहुत शुक्रिया। ये जी वो अल्फाज हैं जो एक बड़े ने किसी छोटे के लिए बोले हैं, और यही बड़े के बड़े होने की अलामत। असल में हम एज डिस्कस कर रहे थे, मैंने ये बात कर रही थी कि जी हमने कोई 1.5 हफ्ता इकट्ठे प्रोग्रामों के सिलसिले में गुजारा किए थे क्या? हाँ, काफी लंबा था, काफी लंबा था। तो मैं जो इंटेलेक्चुअली शी इज वेरी स्ट्रांग लेडी, यस बॉस, शी इज नॉट जस्ट अ कंपेयर, आई कैन से दैट। थैंक यू। और क्योंकि अच्छा नॉलेज लेती हैं, नॉलेज देती हैं, जो एक खूबसूरत बात है, और किसी से बात करती हैं तो पढ़ के बात करती हैं। पढ़ना कोई ये नहीं होता कि रात को किताब पढ़ी है, नहीं, अपने दिमाग में पढ़ती हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन से पढ़ती हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात जो, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली वर्ड्स, लेकिन यहाँ पे बैठ के आपके साथ 2 हफ्ते म्यूज़िक का शो करने के बाद मैं अपने आप को एक म्यूज़िक एक्सपर्ट बुला लूँ तो ये बात गलत है। आप समझ रहे हैं? मैं इनके साथ एक पूरा 30 डेज बड़ा टाइम होता है डेली, और घंटों 4-4 घंटे 5-5 घंटे काम करना, और मैं कहूँ कि जी मैं स्कॉलर हूँ। नहीं, देखिए जो इंसान को वो औकात का वर्ड लोगों को बुरा नहीं, लोगों को औकात का वर्ड बुरा लगता है। अली भाई मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि इंसान को याद रखना चाहिए आपकी जो एरिया ना जिसमें आप खेल सकते हैं, आप उसमें जितना आपको पता है। होस्ट के एक्चुअली सबसे आसान काम होता है, क्योंकि उसने सिर्फ कनेक्ट करने होता है डॉट्स, असल काम तो तुसी लोग आप लोगों ने करना है। बहुत आला बात। अब आज बात करेंगे हम तरबियत की, और ये जो आजकल बहुत ज्यादा फोकस है एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। हम छोटे थे तो हमने हमेशा व्यूअर्स सुना था कि तालीम और फिर तरबियत तरबियत तरबियत, सही बात, 3 दफा तरबियत 1 दफा तालीम। सही बात। अब सिर्फ तालीम है। इस टॉपिक पे आप बात शुरू करेंगे एंड देन आप तो पूरी दुनिया घूम घुमा के 8-10 साल गुजार के आप वापस पाकिस्तान ही गए। आप भी सर इतना आप लोगों का एक्सपोजर है, मैं जरा जानना चाहती हूँ कि वाई इसमें भी बाय द वे तरबियत का और पेरेंट्स का और ये जो हमारी मिट्टी है, जो हमारी माँ है, उससे एक एफिलिएशन हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे टॉपिक का इंट्रोडक्शन दें। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने की, तो आपका बहुत शुक्रिया। ये आपके लफ्ज़ जो हैं ये ज़रा नवाजी होती है मेरे लिए, वैसे हौसला अफजाई का बायस। बड़े लोग की, बड़े बंदे की हमेशा ये अलामत होती है कि वो छोटों को बड़ा करके दिखाते। मौजू बहुत अच्छा है और ये वक्त की ज़रूरत है और इसी की कमी है। आप ऊपर के किसी बड़े से बड़े ब्रांड से लेकर नीचे तक आ जाएं, ये जो ब्रांडिंग की और स्कूलिंग की और एलीट क्लास की गेम है, इसमें नो डाउट कि इल्म तो आया है और नॉलेज के कुछ पैराडाइम्स भी नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, और वो हर दौर में होते हैं वक्त के साथ साथ, वो ऑब्वियसली होना ही होना। बिल्कुल। लेकिन जो एक उसका एक कोर रिक्वायरमेंट थी ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, वो थी तरबियत, वो मौजूद नहीं है। अच्छा मैं 1-2 सख्त बातें कर दूं इजाज़त के साथ ना, सच्ची सच्ची। अच्छा। अब तरबियत हो क्यों नहीं रही? हम कहते हैं जी तरबियत उस्ताद नहीं कर रहे। मुझे एक बात बताइए, तरबियत का आगाज़ आपने 5 साल का बच्चा भेजना होता है, 5 साल तो आपके पास है, तो तरबियत कौन करेगा जिसकी अपनी तरबियत नहीं है? एक्चुअली ये जहाँ 4 उस्ताद बैठे हुए ना, तो ये इसका जवाब आप चारों ने अभी देना है। जरा बात पूरी करने दीजिए। अच्छा, बच्चे को सच कौन सिखाएगा? जो सारा दिन झूठ बोलते हैं वो। बच्चे को बुग़्ज़ और हसद के जज्बात से पाक कौन रखेगा? जो खुद सारा दिन मामाओं और चाचाओं और खालाओं के बारे में आपस में बुग़्ज़ एक दूसरे में भरते हैं वो। बहुत अच्छी। बच्चे को नमाज कौन सिखाएगा? जिसको कभी बच्चे ने पढ़ते ही नहीं देखा वो सिखाएगी या वो सिखाएगा नमाज? तो भाई ये कैसा दोगलापन है कि आप ये चाह रहे हैं कि आपका बच्चा तरबियत याफ्ता हो और वो जनाब गौसे आज़म बने, और आपका ये आलम है कि आप 5 फ़र्ज की नमाजें घर में नहीं पढ़ सकती। तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है जिसमें हमने अपने आप को रखा हुआ है। ये नहीं हो सकता कि आप वो क्या चैनल है HBO देखें और आप कहें कि बच्चा आपका कुरान मजीद की तिलावत सुने, ये नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे HBO बड़ा पसंद है, ये लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अच्छा आप क्योंकि एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मैं थोड़ा सा अगर नहीं, मैं रिलीजियस नहीं, मैं इसको ह्यूमन साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। एनवायरनमेंट
जो है वो पहला उस्ताद होता है, माँ दूसरी उस्ताद होती है। माँ और बाप ने मिलके एनवायरनमेंट बनाना होता है। अच्छा, आपने जरा थोड़ी डिफरेंट बात कर दी। जो हमेशा यहाँ पे इस फोरम पे आके लोग कहते हैं माँ माँ माँ, मैं लड़ रही होती हूँ कि भाई आप माँ के ऊपर सारा मलबा डाल रहे हैं, बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ना, घर के माहौल बनाने में 80% बाप का इन्फ्लुएंस होता है, माँ का इन्फ्लुएंस 20 या 30% होता है। अब अगर बाप उस खराब माहौल को कॉम्प्रोमाइज करके चलता जा रहा है तो बस फिर बराबर के हिस्सेदार हैं। लेकिन जब आप माहौल प्रॉपर नहीं बनाएंगे, तरबियत देखें ना, आप एक ओवन है, ओवन के अंदर आप 4 कोनों में बर्फ रख दें, ओवन तो है हीट करने के लिए, अंदर आपने बर्फ रखी हुई है और आप कसूर ओवन का बनाएं, कमाल की बात है। अच्छा अंश साहब, आप क्या कहेंगी एज एन एजुकेशनलिस्ट? आपके पास आते हैं बच्चे, क्या आपका? मैं इन्हीं की बात को थोड़ा सा आगे लेके चलूँगी। इन्होंने बात की पहले इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा, उसके बाद हम तरबियत की तरफ आएंगे। हज़रत उमर बिन खत्ताब के पास एक शख्स आया, वह साथ में अपने बेटे को लेके आया और आके अपने बेटे की शिकायत करने लगा और कहा कि ये अपने फ़राइज़ सही तरीके से अंजाम नहीं देता। अब उमर बिन खत्ताब अभी जो है वो जवाब देने ही वाले थे कि उस लड़के ने कहा कि आप मुझे मेरे चंद सवालों के जवाब देंगे। उन्होंने कहा ज़रूर। कहा कि मुझे पहले ये बताइए कि वालिदैन के क्या फ़राइज़ हैं, क्या हकूक़ हैं कि वो अपनी औलाद को किस तरह से तरबियत करें। उन्होंने कहा बेसिक 3 हैं। पहला कि अपनी औलाद के लिए एक बेहतर माँ और बाप की तलाश करें। सबसे पहला कि वो अपनी औलाद के लिए एक बेहतर माँ और बाप की तलाश करे। दूसरा, उस औलाद का बेहतरीन नाम रखे। तीसरा, उस औलाद की तरबियत करे। तीसरा ये आता है। अब आपने उस बंदे ने जब हज़रत उमर बिन खत्ताब से जवाब सुन लिया तो जवाब दिया कि मेरे बाप ने एक मजूसी औरत से शादी की। उसके बाद जब मेरा नाम रखने की बारी आई तो मेरा नाम इसने रखा गोबरा। ठीक है, वो गोबर में रहने वाला एक कीड़ा है जिसका नाम जो है ये है। उसके बाद उस शख्स ने कहा कि जब तरबियत की बात की जाती है तो इसने मुझे किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन में या किसी भी इदारे में दाखिल ही नहीं करवाया, ना ही घर में मुझे तालीम की तरफ राग़िब किया। तब मुझे ये बताइएगा, जैसे सर ने बात की कि जब आप इन्वायरमेंट ही क्रिएट नहीं करते, बेसिक पर ही काम नहीं करेंगे तो फिर औलाद की तरबियत कैसे होगी? अच्छा, वील कंटिन्यू दिस बिकॉज आई वांट एवरीवन्स इनसाइट और उसके बाद हम इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। अच्छा, हम आज इसलिए बच्चों के हकूक़ पे ज़्यादा बात करना चाह रहे हैं और बच्चों की तरबियत पे, क्योंकि व्यूअर्स बड़ी दफ़ा जब भी हमने इन टॉपिक्स पे डिस्कशन की तो हमेशा कहते हैं माँ बाप के हकूक़। भाई तुसी अपने हक मांग रहे हो, पहले उनके तो हक पूरे कर दो जिनको आपने पैदा किए। अब जैसा करोगे वैसा भरोगे, क्योंकि औलाद पहले पैदा हुई, उसने बड़े हो के अपने हक अदा करने। और नो डाउट ये तो एक फैक्ट है कि आपने उफ तक नहीं माँ बाप को कहनी, चाहे आपके माँ बाप कैसे भी हों, ये एक अंडरस्टूड बात है। लेकिन स्टेप 1 से शुरू करते हैं, स्टेप 10 पे नहीं चढ़ते। अब मेरे जो 2 बहुत ही प्यारे सुपरस्टार्स हमारे साथ हैं, ब्रेक के बाद इनका पर्सपेक्टिव लेंगे एंड देन ऑफ कोर्स कलाम की तरफ भी जाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं औलाद की तरबियत पे और हमारे साथ उस्तादों के उस्ताद बैठे हुए हैं इस वक्त। तो मैं क्या बात करूंगी जी सर, अब आपकी बारी आ गई, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, पॉइंट ऑफ व्यू है? यही है कि भी तरबियत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों को भी अल्लाह मियाँ ऐसी कोई उनका असर हो कि वो भी माँ बाप का अच्छी हो, अदब करें। देखिए, आप सारी फैमिली जो है माशाल्लाह बहुत पोलाइट, बहुत रिस्पेक्टफुल, और कभी आप लोगों में एटीट्यूड एरोगेंस नहीं देखा। तो वो क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपको बचपन में कही जाती थी, जो आपके जहन में आ रही हैं कि ये चीज़ें बड़ी इन पे फोकस किया जाता था? हमारे वालिद साहब बहुत फ्रेंडली थे, बहुत ही प्यार, और कभी पूरी ज़िंदगी में कभी गुस्सा नहीं आया उनको हम पे। अगर गुस्सा आता था तो वो झाड़ू की तीली निकाल के तो चारपाई पे मार के ना गुस्सा निकाल देते थे, ऐसा था असल में जी। अब इसीलिए आप लोगों का मिजाज इतना ठंडा है। मैं अब आपको बता देता हूँ, मेरा
नहीं है मिजाज तो ठंडा, मैं सच्ची बताता नहीं, हूँ। मैंने आपको कभी कभी अपसेट होते हुए देखा है, हर मैं वक्त अपसेट नहीं आपका होता हूँ दिमाग किसी खराब होता। पॉइंट हाँ, पे, हाँ जी। लेकिन जो हमारी तरबियत हुई, हमने जो अभी डॉक्टर साहब ने और आंसर जी ने जो भी बात की है, असल में मैं ये कहता हूँ क्योंकि मैं रीजनल कोऑर्डिनेटर रहा बीकन हाउस स्कूल से, जो भी हमारे प्राइवेट स्कूल इदारों में, तो मुझे म्यूज़िक सिखाने का होता था। अब मैं ये बात वहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ कि जब मैं म्यूज़िक सिखाता हूँ तो उनको जब सुर गलत लगता है तो मैं सुर में भी मैनर्स को डालता हूँ। यानी वो क्या होता है कि बेटा आपने सुर गलत लगाया है, आप इसको इस तरह से इसको रिसीव करें जैसे बाबा ने आपको रात कहा है कि बेटा टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं, बाबा कहते हैं ना, इसलिए हम इस सुर को कंसर्न करते हैं। अच्छा, जितना भी मौके फ्राहम हों आपको, उनको अगर आप कंटिन्यूसली अपने बच्चों पे डिफरेंट एंगल्स लाइक अदर पीपल जिनको हम कॉपी कर रहे हैं, जी हम कॉपी कर रहे हैं बाहर के सिस्टम को किसी और लेवल बट आपने भी तो 8-10 साल बाहर गुजारे हैं जी, 10 और साल आपने काम किया 10 जी, इयर्स वहाँ किया। पे, और माशाल्लाह बड़ा आपने वक्त गुजारा है। पता नहीं मुझे क्यों लगता है बाहर ज़्यादा तरबियत के ऊपर फोकस हो रहा है, यहाँ पे कम, पता नहीं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। जी डॉक्टर साहब बड़ी माजरत के साथ एक बार एक बड़े चैनल पे लाइव था, तो वहाँ पे हजूर की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर नजराना अकीदत पेश किया जा रहा था और उनके रिश्तों की वैल्यूज़ और वो क्या मोहब्बतें देते थे उस पर बात हो रही थी। तो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स थे वहाँ, मैं नाम नहीं अनाउंस कर रहा, मैं उन इंटेलेक्चुअल्स में मैं कुछ नहीं था, ठीक है जी, मैं वो बड़े लोग थे, वो बातें कर रहे थे, तरह तरह की बातें हो रही थी। तो मुझे उनके नबी पाक के लिए और उनकी रिश्तों की वैल्यूज़ के लिए कोई स्ट्रॉन्ग अथेंटिकली कुछ नहीं था, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था। बारी मेरी भी आनी थी, तो मुझे उस लेवल पे जैसे आप कह रहे हैं बोलते हैं या ये मोहतरमा बोलेंगी, आपका ये काम है या आपका ये नॉलेज है या आप इससे मुंसलिक हैं, हम लोगों ने आपसे सुन के आगे करनी कोई बात, या हमारा क्योंकि कवाली है, हम दरगाहों से मुंसलिक हैं, हमारी लाइफ कमाल की लाइफ है क्योंकि हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं स्पिरिचुअली, हम प्रैक्टिकली बहुत ही बुरे होंगे लेकिन स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है। तो वो ना उन्होंने यानी कहा, तो मैंने कहा जी कि मुझे तो ये पता है कि मैं उनके लिए उनके हजूर कोई बात भी नहीं कर सकता, लेकिन एक बात मैं इंसानियत की जो उनकी मिसालें दी जाती, मैंने कहा जी मैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हुआ हूँ कलमा गो, लेकिन सीख के मैं बाहर से आया हूँ। अच्छा, ये मैंने बोला। उस सीखने में ये था कि हम 10 साल जो रहे हैं दुनिया की हर कंट्री में गए हैं, लेकिन रहे एक ही कंट्री में, वहाँ से ट्रेवल करते थे, तो वहाँ ये देखा है कि एक बंदा गिर गया है, उसका पासपोर्ट नहीं पूछ रहे, वो उसको बचा रहे हैं, उसका मजहब नहीं पूछ रहे, मजहब भी नहीं पूछ रहे, उसको बचा लिया उन्होंने। और ये हमारी सरकार दो आलम की सारी जो वो उस डायरेक्शंस को वो ले रहे हैं। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? ये एक बड़ा ये मेजर बड़ा सवाल है। ये बड़ी आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ इंडिकेट किया। ऐसा क्यों है कि हम यहाँ पे खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट या कोई प्रॉब्लम होती है, देखने वाले वीडियो वाले बनाने वाले ज़्यादा हैं, बचाने वाले 1122 को फ़ोन करने वाले कम। ये क्या तरबियत में कमी है? पहली बात तो ये है कि ये जो बात इन्होंने की या आपने की, ये बात ठीक है, दुरुस्त है, मेरे भी ऐसे ही तजर्बे में आई है। 2018-19 में मैं था, यूरोप में था, तो इस तरह के ऐसे कई वाक़यात मैंने ऑब्ज़र्व किए कि आई वाज शॉक्ड कि ये गैर मुस्लिम है और हम मुसलमान हैं, तो कमाल नहीं हो गई। ये है तरबियत की कमी। पता क्या होता है, हम 2-3 बातें ज़रा मैं बड़ी दर्द दिल से अर्ज कर दूँ। हमारे यहाँ अपना जो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, हम बैठे हैं निकले हैं, अगर आप ये समझें कि ये किसी ऐसे सिस्टम के ज़रिए निकले हैं जो सिस्टम इतना टैलेंट हंटेड बेस था कि वो बंदे निकालता था, तो नहीं, पाकिस्तान में सिस्टम नहीं है। ये सब सेल्फ मेड लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हैं, अपनी स्ट्रगल से निकल आए, अल्लाह ने मदद की, निकल आए, बस
हमारे यहाँ निज़ाम नहीं है लोग बनाने का, सिस्टम बनाने का। यही सवाल जो आपने किया ना, यह सवाल अल्लामा इकबाल से, मेरी PhD इकबाल पर, इकबाल से किसी ने किया। इकबाल ने ये फरमाया, इकबाल ने, उन्होंने कहा जी सवाल सुन लीजिए आप, कोई मौलाना साहब ने इकबाल से पूछा कि आप बाहर से, इंग्लिस्तान से, इंग्लैंड से PhD करके आए हैं, जर्मनी से, तो वहाँ तो काफिर हैं सारे और आप मुसलमान हैं, तो बताइए क्या फ़र्क था। अब बंदा, सवाल ठीक था, बंदा उसने गलत चुन लिया। इकबाल से सवाल किया, इकबाल ने कहा जी आप ठीक कह रहे हैं कि वहाँ मुसलमान कोई नहीं था लेकिन सारा इस्लाम था, और यहाँ सारे मुसलमान हैं, इस्लाम के ही नहीं नजर। क्या बात। वजह यह है कि जो हमारी इस्लाम क्या है, इस्लाम आला इंसानी कदरों का नाम है बस। वाह वाह, अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप मुसलमान हैं। क्या बात है। हजूर से किसी ने पूछा अच्छा इंसान कौन है, तो आपने फरमाया 2 तारीफ़ें हैं, दुनिया का कोई बंदा तीसरी तारीफ नहीं बता सकता जो जनाब रिसालत माप से साबित हो। सुभान, अपनी हर कोई दे सकता। हजूर ने फरमाया हाथ और ज़ुबान, ये 2 बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं जिससे हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते। इन 2 से बंदा महफूज, दूसरे को महफूज कर दे, वो मोमिन है। और दूसरी ये फरमाई कि फिर इससे अगला दर्जा ये है कि दूसरे के लिए नफ़ा बख्श बन जाए। सुभान। वासिफ अली वासिफ साहब कहते हैं जी। तसव्वुफ की इब्तदा ये है कि बेज़रर बन जाओ, और इंतहा ये है कि नफ़ा बख्श बन जाओ। लेकिन हम तो ग्रास रूट लेवल पे अंसा जी बच्चों को ये सिखाते हैं कि ये तुम्हारा मुलाजिम है, ये तुम्हारा ये है, ये मुसलमान नहीं है, ये है, ये वो है। और फिर जब बच्चे बड़े होते हैं तो फिर वो ऐसी ऐसी बातें और ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जो फिर वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, और फिर वही चीज़ें वो आगे अपने बच्चों में मुंतकिल करते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोगों ने ना अपने कंसेप्ट क्लियर किए और ना ही हम किसी के कंसेप्ट क्लियर होने देते हैं। हमारे मुल्ला भी, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, हमारे मुल्ला भी हमारे कंसेप्ट क्लियर होने ही नहीं देते। और हमारी कुछ भी चीज़ें जहाँ पर हमें लगता है कि ये जो है कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, वो दीन के मामले में हो, इस्लाम के मामले में हो, वो अगर हमारा इस हवाले से हो कि इंसान को इंसानियत के दायरे में रहते हुए। अच्छा जी, मैं थोड़ी सी इस बात पे क्लैरिटी देना चाहूँगी। देखिए हम हर इंसान जो मतलब जो मौलवी हजरात हैं या जो स्कॉलर्स मज़हब से वाबस्ते हैं, उन्हीं लोगों की वजह से बहुत अच्छी चीज़ भी आई है। बहुत, मैं यही कहने लगी थी, हम हर बंदे को एक इसलिए बॉक्स में नहीं कैटेगराइज कर सकते क्योंकि ये भी तो कहा जाता है ना मीडिया के सारे लोग बुरे हैं। देखिए सारे लोग किसी भी चीज़ में सारे बुरे नहीं हैं, और कुछ लोग जो हैं वो बात करते हैं लेकिन उस पर वजाहत नहीं करते, उसको एक्सप्लेन नहीं करते। मैं इसलिए बात क्लियर करना चाहती हूँ, हम व्यूअर्स किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहते, किसी को अपसेट नहीं करना चाहते। हम सिर्फ ये, जिस तरह के सारे माँ बाप बुरे नहीं होते, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जहाँ पे बच्चे जो हैं वो सफ़र या स्ट्रगल करते हैं। किचन के ब्रेक के बाद हम किचन की तरफ जाएंगे, उसके बाद हम किस कलाम की तरफ जाएंगे ये आप सर हमें गाइड करेंगे आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं हमदर्द के किचन में। क्या कर रही हो शेफ हुमा किरमानी? मैंने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके लिए काम छोड़ दिया था और आपने आते ही अपना काम स्टार्ट कर दिया। मुझे पता है आप बहुत प्यारी ग्रिलिंग और फ्राइंग करती हैं। बस मेरा जिंदगी में यही तो काम है। हाँ जी, मुझे फ्राई किसको करना है? अच्छा मुझे ये ग्रिल करना है आज चिकन। ग्रिल चिकन बना रही हूँ मैं, उसके साथ सैलेड है और सैलेड के अंदर जो है जो ड्रेसिंग साथ उसके बना रही हूँ मैं, हनी मस्टर्ड ड्रेसिंग है। और चिकन मैंने मैरिनेट कर लिया था मस्टर्ड के साथ। थोड़ा सा जो हमारे पास एप्पल साइडर विनेगर था वो लगाया है। अच्छा। सॉल्ट एंड पेपर, बताइए। सॉल्ट एंड पेपर टेस्ट के अकॉर्डिंग लगाया। ऑयल लगा लीजिए साथ में,
और मैरिनेट करके रख लिया था मैंने, और उसको अब हम ग्रिल कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये मैं ज़रूर आपके साथ व्यूअर्स शेयर करना चाहूँगी कि ये जो हमने एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल किया, हमने क्यों किया है। एप्पल साइडर विनेगर है हमारे पास हमदर्द का, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, क्योंकि हाल में ही इन्होंने एप्पल साइडर विनेगर लॉन्च किया है। आपको पता है कि मार्केट में इतना महंगा एप्पल साइडर विनेगर मिलता है कि वो अनअफोर्डेबल हो जाता है। इंटरनेशनल कंपनीज़ ने निकाला हुआ था, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास भी अब एक ऑप्शन आ ऐसी गया है। और एक ऐसी ब्रांड हमदर्द पाकिस्तान, जो एक बहुत ही अमेजिंग ब्रांड है, पूरी दुनिया में अवेलेबल है। आई थिंक 34 से ज़्यादा ममालिक में हमदर्द का रूह अफ़ज़ा तो 35 कंट्री से ज़्यादा जो है वो अवेलेबल है। बट एप्पल साइडर विनेगर के फ़ायदे बहुत हैं। ये आपके वज़न को भी कंट्रोल करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, उसके साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और ब्लड शुगर को, यानी कि जिनको डायबिटीज़ है उनको अगर सूट करता है तो उनको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और आप इसको जैसे मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने मैरिनेशन के लिए इस्तेमाल किया, सैलड्स के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ डिफरेंट ड्रेसिंग्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, चिकन तो हमारा कुक हो रहा है, ग्रिल हो रहा है। उतनी देर में मेरे ख्याल से पहले हम ड्रेसिंग बना लेते हैं इसकी। आपसे ग्रिल करें। लेमन जूस मैंने लिया जी, 4 से 5 नींबू का जूस निकाल लीजिए। उसके साथ जो है मस्टर्ड पेस्ट लेनी है आपने, 3 चम्मच मस्टर्ड पेस्ट लेनी है। उसके अलावा सॉल्ट एंड पेपर जो है आप टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें ऐड कर लीजिए। नमक और काली मिर्च जाएगी इसमें। क्रश्ड ब्लैक पेपर लेनी है, पाउडर नहीं लेनी है आपने। ये मिक्स कर लेंगे। साथ में ऑलिव ऑयल जाएगा इसके साथ, जिसको हम जैतून का तेल भी कहते हैं। ये जिस तरह आप बीट करिए, अगर इसी तरह बीट करते रहेंगे तो ये बहुत अच्छे से फ्लफ हो जाएगी। जो इसकी ड्रेसिंग है हो गया, ये हो गया। उसके बाद हनी हम ऐड करेंगे। ये हमारी हमदर्द की हनी है, बिल्कुल, और 100% खालिस है ये। और हनी का बहुत ही अमेजिंग जायका आता है इन सैलड ड्रेसिंग्स। और वो जो होता है ना, वो वाइट शुगर से जो आपका बचा हो जाता है, वो बहुत ही अमेजिंग। और ये देखें ना कि अच्छी सी एक थिक सी ड्रेसिंग आपकी बन गई है, यानी कि ये आपकी वेजिटेबल्स को भी बड़ा अच्छा कोट कर लेगी, और ये बड़ी ही मज़े की होती है। अच्छा, हमदर्द की हनी के बारे में भी अगेन 100% खालिस है और ग़िज़ाइयत से भरपूर है, फौरी आपको तवानाई फराहम करती है। चाहे आप इसको कहवे में इस्तेमाल करें, डिज़र्ट में इस्तेमाल करें, नमकीन चीज़ों में स्वीट एंड सावर एलिमेंट देना चाहें, मतलब हनी तो इतनी वर्सेटाइल है कि कोई हद नहीं है। एंड देन इसको आप मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक्चुअली हनी में बहुत ज़्यादा फादियत है। So, अच्छा जी, हम ये क्या करें? इसके अलावा मेरे पास आइसबर्ग थी, सलाद के पत्ते आपको इससे ले लें, टमाटर ऐड कर लें, कुकम्बर काट लिया मैंने वो ऐड करूँगी। जो भी अवेलेबल सीजनल आपके पास वेजिटेबल्स हैं वो काट के रख लें, और वो सारी जो है किसी बाउल में ऐड कर लें। मेरे पास प्लेटर है, और मैं उसके अंदर ये शिमला मिर्च साथ में और प्याज थोड़ी सी गार्निश कर दूँगी। ऑलिव्स हैं, इनको करके इसके ऊपर हम डाल देंगे जी ड्रेसिंग। वेजिटेबल, और अगर कोई वेजिटेबल आपने ऐसी डालनी है जो कुक करके इस्तेमाल होती है, जैसे कि जुकीनी वगैरह हो गया, तो उसको थोड़ा सा पार बॉयल कर लें या स्टीम कर लें और उसको डाल लें। बिल्कुल, और ये आपका एक कंप्लीट मील तैयार हो जाएगा। और ड्रेसिंग जो है वो हम इसके ऊपर पोर कर देंगे। साइड पे हम चिकन जो है जब तक हमारी ग्रिल हो जाएगी, वो भी हम काट के साथ में इसके सर्व ऊपर डाल देंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हम ड्रिंक में जो है बिल्कुल जी, आज क्या बना रहे हैं? रूह अफ़ज़ा के साथ मैं पीना कोलाडा बना रही हूँ। और मुझे लगता है कि जिस तरह सीज़न आ रहा है गर्मियों का, पीना कोलाडा और मिंट मार्गरेटा, और उसके साथ इन दोनों चीज़ों के साथ अगर रूह अफ़ज़ा का कॉम्बिनेशन हो जाए, और बाय द वे वो एक डिफरेंट हो जाती है ना ड्रिंक, बनना तो वो टिपिकल वही चीज़ें पी के भी इंसान बोर हो जाता है। अच्छा, रूह अफ़ज़ा, हमदर्द का रूह अफ़ज़ा जो है वो नेचुरल और रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, नेचुरल एक्सट्रैक्ट से तैयार किया गया है, फलों के और सब्जियों के। इसमें सेब भी है, इसमें अनार भी है, इसमें किन्नू यानी कि ऑरेंज भी है, इसमें मिंट है यानी कि पुदीना, खीरे और रोज़ पेटल्स। तो इन सब को कंबाइन करके 100 साल पुरानी एक लेगेसी है रूह अफ़ज़ा की। और इसके साथ एक वो जो कहते हैं ना, एक इमोशनल अटैचमेंट भी है, एक नॉस्टैल्जिया भी है कि बचपन से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ा ही कूलिंग इफेक्ट है, आपको रिफ्रेश भी करता है। गर्म या ठंडी बेवरेजेस में और मीठों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फालूदा इनकम्प्लीट है विदाउट रूह अफ़ज़ा। वैसे तो रमज़ान मुबारक इनकम्प्लीट है, गर्मियों में तो पूरी गर्मियाँ डेली बच्चों को दूध में रूह अफ़ज़ा मिक्स करके हम लोग देते हैं,
ठंडा ठंडा, और हम लोग खुद जो है फ्लेवर मिल जाता है, पानी के साथ रूह अफ़ज़ा डाला, उसमें थोड़ा सा नींबू डाला और आपकी एक बड़ी ही अमेजिंग सी रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक तैयार हो जाती है। अच्छा जी, ड्रिंक की तरफ आते हैं। जो और उसके लिए पाइनएप्पल जूस जो है वो मैंने ले लिया ऑलमोस्ट 2 ग्लासेस के करीब फुल। उसके साथ अगर साथ में आप ऐड कर लें पाइनएप्पल ऐड कर रही हूँ मैं। उसके साथ क्रश्ड कोकोनट, वो 2 चम्मच के करीब वो ऐड करूँगी। पाउडर कोकोनट भी, या जो है कोकोनट मिल्क आप साथ में ऐड कर सकते हैं। ज़रा ये जो क्रश्ड कोकोनट है वो ज़रा चंक्स उसके ड्रिंक में अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसके साथ वनीला आइसक्रीम वो ऐड करेंगे हम। ये ले जी, वनीला आइसक्रीम भी चलेगी। 3 से 4 स्कूप जो है वो ऐड कर लिए। और बिल्कुल जो जिसमें बहुत सारी जो है चीज़ें ऑलरेडी शामिल है, इसीलिए 2-4 चीज़ों से हमारी इतनी रिफ्रेशिंग ड्रिंक जो है वो रेडी हो जाती है। एंड बाय द वे हमने ग्लास में भी ना इस तरह करके गार्निश ये देखे ना गार्निश के लिए लगा दिया है, तो उससे ना वो बड़े मजे का एक फ्लेवर आ जाता है। बिल्कुल। तो ये हमदर्द के रूह अफ़ज़ा का हमारा पीना कोलाडा जो है वो तैयार हो रहा है, और थोड़ा सा इसको करने के बाद बिल्कुल इट्स रेडी। अच्छा जी, ये हमने इंज करके ते फिर एनु इंज करके एनु खोलते कैसे हम इंज करके खोलना है। अच्छा, ये देखिए अमेजिंग, ये आपका रूह अफ़ज़ा पीना कोकोनट के साथ, पाइनएप्पल के साथ बहुत ही मजे का इसका जो है फ्लेवर हो जाएगा। बिल्कुल। यू सी, हमारा ये भी तैयार हो गया और हमारी ड्रेसिंग तैयार हो गई, हमारी चिकन भी रेडी हो गई, एंड वी आर गुड टू गो। बिल्कुल। So, अब ये देखिए ये हो गया। अच्छा, अब हम कलाम की तरफ जाएंगे, लेकिन कलाम की तरफ जाने से पहले नदीम सलामत से जानना ज़रूरी है कि अब आप कौन सा कलाम पेश करने जा रहे हैं सर? जी, हमारी एक नात शरीफ है, सरकार की बातें। वो तो बहुत वायरल हुई थी। हाँ जी, वो वायरल तो बहुत हो चुकी है और लोगों ने हमसे पूछा ही नहीं, हमारी कोई इज्जत नहीं की कि हमसे पूछ लें, और सब ने उसको ये अपनी बना के सारे लोगों ने इसको पढ़ा बहुत ज़्यादा। अच्छा, इस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा व्यूअर्स अक्सर मैं गिला करती हूँ, आपको पता है प्रोग्राम पे, कि थी जिसकी क्रिएट की हुई चीज़ है, जिन्होंने इतनी मेहनत करके किसी भी कलाम को या किसी भी और म्यूज़िक रिलेटेड चीज़ को क्रिएट किया हो, तो कम अज़ कम खुदारा एटलीस्ट क्रेडिट तो दे दिया करें या ट्रिब्यूट के तौर पे पेश कर दिया करें। प्रोफेशनल एक ऑनेस्टी होती है, उसको भी हमें साथ लेके चलना चाहिए। ये बड़ी एक इनकरेक्ट बात होती है, क्योंकि देखिए जब भी मैडम जी के किसी सॉन्ग को फॉर एग्जांपल परफॉर्म किया जाता है तो हमेशा बताया जाता है कि जी ये मैडम जी का सॉन्ग है, हम उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। तो भाई जिसकी जो चीज़ होती है उसको उसकी आपको क्रेडिट देना चाहिए। खैर, ये था हमदर्द का किचन, जहाँ पे हमने फ़ौरन ही आपके सामने बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपीज़ तैयार कर दी, जिसमें हमने हमदर्द का रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल किया, हमदर्द का एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल किया और हमदर्द का शहद बहुत ही लजीज सा यूज़ किया। अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद हम वो नात शरीफ सुनते हुए आएंगे जो बहुत ही वायरल हुई, जिसका क्रेडिट एक्चुअली नदीम सलामत और उनकी फैमिली को ही जाता है। ब्रेक के बाद बस रख लें आप। यार वो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं ये लाइव ही बताना चाहूँगा, हमारा एक दायां होता है उसको पुड़ा बोलते हैं, अगर वो बिसुरा हो तो उसको मिलाना पड़ता है,
तो वो बिसरा हो गया है, तो हमें वो घबराहट नहीं है कि लाइव जा रहा है, हमें ये घबराहट है कि वो कहीं बिसरा ना चले जाए। मुश्ताक आफ़ताबे जमाले मुहम्मदे माँ बंदाए मुहम्मदो आले मुहम्मदे मारा चेहस लाफ गुलामी मुस्तफा माँ कम तरी गुलाम बिलाले मुहम्मद। आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। काज कमलिया वाले सारे आलम से निराले, दो जग के सुल्तान जाऊं मैं तेरे कुर्बान। आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। सर पे सुहाए तेरे पगड़ी लौलाक वाली, बुरका है मीम वाला कांधे पे कमली काली, नैनों में नूर का काजल, जुल्फे रहमत का बादल, मुखड़ा तेरा कुरान, जाऊं मैं तेरे कुर्बान। आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। तस्वीर खुदा पै करे अनवार की बातें, सरकार की बातें। तस्वीर खुदा पै करे अनवार की बातें, सरकार की बातें। तस्वीर खुदा पै करे चंद बदर शाशानी, मथे चमके लाट नूरानी। मुख चंद बदर शासानी, मथे चमके लाट नूरानी। काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर अखीन मद भरियां। तस्वीर खुदा पै करे अनवार की बातें, काबिल गौर शेर। जब कोई नहीं कोई सहारा, गमखार हमारा। जब कोई नहीं कोई सहारा, गमखार हमारा। जब कोई नहीं कोई सहारा,
गमखार हमारा हम क्यों न करें, हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें। हसनैन की हो अकबर असगर की हो बातें, ज़हरा या अली की, हसनैन की हो अकबर असगर की हो बातें, ज़हरा या अली की, हसनैन की हो अकबर व असगर की हो बातें, ज़हरा या अली की। हर रंग में है, हर रंग में है सीरत व किरदार की बातें, सरकार की बातें। हर रंग में है सीरत व किरदार की बातें, सरकार की बातें। हर रंग में है सीरत व किरदार की बातें, सरकार की बातें। काबिल समात शेर है अपनी तमाम ऑडियंस को। ऐ काश के महफिल हो अबू बकर उमर की, उस्मान अली की, ऐ काश के महफिल हो अबू बकर उमर की, उस्मान अली की, ऐ काश के महफिल हो अबू बकर उमर की, उस्मान अली की। यारों से सुने, यारों से सुने हम भी कभी यार की बातें, सरकार की बातें। यारों से सुने हम भी कभी यार की बातें, सरकार की बातें। यारों से सुने हम भी कभी यार की बातें, सरकार। सरी धरी नी धरी धरी रबा म ग ग म ग ग रे सरे ग म प द प म ग रे ग म प म ग रे ग रे सरे रे ग ग रे ग रे ग म प द प द म म प द नि द प द म प द रि स स रे नि नि ध रे ग रे ग स ग प म प म ग स ग नि नि द ग ग स ग नि प रि स रे ग रे स प रि स रे ग रे स प रि स ग ग रे स। यारों से सुने हम भी कभी यार की बातें, सरकार की बातें। सूरज करे शबनम से के जुगनू से सितारा, या फूल से तितली। सूरज करे शबनम से के जुगनू से सितारा, या फूल से तितली। सूरज करे शबनम से के जुगनू से सितारा, या फूल से तितली। इस जुल्फे अंबर के, इस जुल्फे मुअम्बर के हैं असरार की बातें, सरकार की बातें। इस जुल्फे मुअम्बर के हैं असरार की बातें, सरकार की बातें। इस जुल्फे मुअम्बर के हैं असरार की बातें, सरकार की बातें। मेरी सरकार की बातें, मेरी सरकार की बातें। सुने सरकार की बातें, सरकार की बातें। करे सरकार की बातें, करे सरकार की बातें, करे सरकार की बातें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जब हम बात करते हैं अच्छी तरबियत की तो बच्चों की ग्रूमिंग भी उसमें शामिल होती है। अक्सर मैं लोगों को ये कहती हूँ कि देखें, बच्चों को साफ़ सुथरा रहने की आदत डालना हमारा मज़हब
ऑब्वियसली जब हम नमाज 5 दफ़ा दिन में पढ़ते हैं तो वज़ू करते हैं, तो सफाई तो निस्फ़ ईमान है और उसमें अपने दांतों को साफ़ रखना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ कि वैसे तो उनसे खुशबू आ रही होती है, बाकायदा इतना उन्होंने अपने आप को नीट एंड क्लीन रखा होता है, लेकिन जब बात करते हैं तो मुँह से बहुत बुरी स्मेल आती है। तो फिर उसके बाद फिर बंदा यही सोचता है कि भाई अगर बाकी नीट एंड क्लीन रखा तो फिर दांत कितने इंपॉर्टेंट है। और देखिए हम जब भी बात करते हैं तो नेचुरली हमारे जो सांस है वो दूसरे लोगों की सांसों से मिलता है और आप सोच सकते हैं कि अगर मुंह से बू आए या दांत आपके गंदे हों तो कितना इशू होता है। तो हमने आपके लिए एक मुकम्मल सोल्यूशन रखा है इस मसले के लिए और वो है कोलगेट स्पार्कल। दांतों की मुकम्मल हिफाजत के लिए एक बेहतरीन टूथपेस्ट है। कोलगेट स्पार्कल में शामिल हैं फ्लोराइड, लौंग और पर्ल पाउडर। अब इन तीनों चीज़ों का क्या फ़ायदा है? फ्लोराइड जो है वो आपके दांतों को मजबूत रखता है, उनको मजबूती फराहम करता है, कीड़ा लगने से बचाता है जिसको हम कैरीज़ भी कहते हैं या कैविटीज़ भी कहते हैं, या ऑब्वियसली कीड़ा जो हम कहते हैं। दैन फ्लोराइड के बाद आ जाता है लौंग। लौंग से ये जो दांतों में तकलीफ़ होती है या दर्द होता है वो रिज़ॉल्व हो जाता है एंड उसके साथ साथ जो है आपके सांसों को महका भी देता है। देन एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पर्ल पाउडर। पर्ल पाउडर आपके दांतों को चमका के सफ़ेद कर देता है। हमने आपके साथ शेयर किया था अपना व्हाट्सएप नंबर 0320946352। आइए वो तस्वीर देखते हैं जो हमने सेलेक्ट की हैं, जिनमें से 2 विनर्स हम आज अनाउंस करेंगे। 4 पिक्चर्स, उनमें से हमने 2 विनर्स अनाउंस करने हैं। तो अब्दुल रहमान की तस्वीर देखते हैं गुजरांवाला से। उन्होंने हमारे साथ शेयर की है कोलगेट स्पार्कल के साथ मैं शके जाऊँ, मैं सदके जाऊँ, मैं वारी जाऊँ आपके। अच्छा उसके साथ साथ अब्रिश फातिमा ने भी तस्वीर शेयर की है सरगोदा से। उनकी तस्वीर देखते हैं। है ये तो नहीं अरबिश फातिमा, अरबिश फातिमा कहाँ है भाई? तो अरबिश फातिमा की तस्वीर भी है हमारे पास, उनको देखेंगे। देन अब्दुल हादी हैं हाफिज़ाबाद से, उनकी भी तस्वीर हमारे पास है। और परिशे नूर की भी लाहौर से तस्वीर है। तो ये 4 बच्चों की तस्वीर है हमारे पास और 4 लोगों की तस्वीर है जिन्होंने कोलगेट स्पार्कल के गिफ्ट हैम्पर के लिए पिक्चर्स हमारे साथ शेयर की हैं। सो ये सब बच्चों की तस्वीरें हम आपके साथ शेयर। ओए मैं छके जाऊँ, अभी हमारी दंदियाँ नहीं आई लेकिन हमने टूथब्रश और टूथपेस्ट पकड़ लिया है जी। ओए मैं छके जाऊँ अब्दुल हादी की भी। अच्छा ये अब कौन सा बच्चा कौन सा है ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो अब एक दफ़ा हम सीक्वेंस में अगर बच्चों की तस्वीर दिखा दें। अब्दुल रहमान की तस्वीर सबसे पहले मैं आपके साथ व्यूअर्स शेयर करूंगी। फर्स्ट पिक्चर अब्दुल रहमान। अच्छा ये हैं अब्दुल रहमान। देन अरबिश फातिमा की तस्वीर आपके साथ शेयर करते हैं। अरबिश फातिमा की तस्वीर जी। और चौकीया अरबिश फातिमा है जी, कितनी क्यूट है। अच्छा क्योंकि इनके माँ बाप ने इतनी प्यारी तस्वीर खींच के भेजी है तो इनको तो गिफ्ट हैम्पर मेरे ख्याल से देना बनता ही है। देन अब्दुल हादी, अब्दुल हादी एंड परिसे नूर। परिसे ओए मैं छके जाऊँ, व्हाट अ लवली स्माइल, व्हाट अ लवली स्माइल। लेकिन दंदियाँ भी हमें दिखा देती तो नूर बेटा कितनी अच्छी होती तस्वीर। चले आज के हमारे विनर्स जो हैं वो अरबिश फातिमा एंड अब्दुल हादी हैं फ्रॉम हाफिज़ाबाद एंड अरबिश फातिमा है सरगोदा से। बहुत बहुत मुबारक हो, ये कोलगेट स्पार्कल का गिफ्ट हैम्पर आपको मिलेगा। चलें अब चलते हैं मेन स्टेज की तरफ जहाँ पे हमने जानना है अपने बहुत ही प्यारे डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब से ये जानेंगे कि तरबियत, अच्छी तरबियत बच्चों को देने का तरीका क्या है। जी अली भाई। ये मैं कोशिश करता हूँ 2-3 मिनट में ना इसका एक पूरा जायज़ा पेश करने की कोशिश। अच्छा लुत्फ़ की बात यह है कि बच्चे का हक या उसके हकूक़ या उसकी तरबियत उस वक्त शुरू होती है जब वो दुनिया में नहीं आया होता। ठीक है, ठीक है। अभी माँ के पेट में है, माँ उसको रिसीव कर चुकी है और उसके हकूक़ अल्लाह ने 120 दिन गुजर गए हैं प्रेगनेंसी को मुतय्यन कर दी हैं। और पहला हक ये है और वो हमारे यहाँ जहालत की बुनियाद पे होता है इसकात हमल, उसको पूरा कत्ल के बराबर गुनाह है। अगर आपकी प्रेगनेंसी 120 डेज़ की है तो उसको अपना ख़त्म करवाना ऐसे ही है जैसे आप ज़िंदा चलते फिरते इंसान को कत्ल करवाते हैं। पहली बात यह है, पहला तहफ़्फ़ुज़ और पहला हक यह है कि जब वो हो गया, देखिए फैमिली प्लानिंग और इसकात हमल में हमारे यहाँ फ़र्क नहीं किया जाता। फैमिली प्लानिंग ये है कि आप परसीव ही ना करें, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से काम हो गया तो अब आपका उसका पहला हक महफूज हो गया। दूसरा यह कि दौरान प्रेगनेंसी औरत के साथ जो एटीट्यूड है हमारा मुआशरा वो बड़ा गलत करता है और इन चीज़ों पर हम बात भी नहीं करते।
वो ये है कि उसको अच्छे इन्वायरमेंट में रखा जाए, वो अच्छी मुतवाज़न ग़िज़ा खाए और उसको टेंशन फ्री माहौल में रखा जाए। इससे बच्चे के वो हार्मोन्स जन्म लेंगे जो उसको क्रिएटिविटी की तरफ लेकर जाएंगे। ये मॉडर्न रिसर्च है और एग्जैक्टली इसी नौइयत की इस्लामी तालीमात है। वो बच्ची खाना खाती है तो मतलब ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में भूख ज़्यादा रखते हैं। तो ऐसे घर देखे हैं जहाँ पे बहू को गालियाँ निकालना शुरू हो जाते हैं घर वाले कि भाई बार बार तू खांदी रहती है, तेरा 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 पेट ही नहीं भरता, तुझे क्या मसला है, हमारे भी बच्चे हुए हैं, हम तो इस तरह नहीं करते थे। यहाँ देख ली हमारे बिल्कुल ऐसे, इसलिए मैं इन चीज़ें मतलब बयान एक कर रहा हूँ। ग्लास दूध नहीं उस बेचारी को नसीब अच्छा, होता उसके बाद है अगली कि चीज़ ये है कि जब वो फिर पैदा हो जाता है तो उसका पहला हक ये है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये तुम पर अल्लाह का एक अमानत है जो अल्लाह के पास थी और अल्लाह ने कुछ वक्त के लिए तुम्हारे सुपुर्द कर दी, लिहाजा इस अमानत की सुपुर्दगी पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। और आगे सुन लीजिए, बड़ी ज़बरदस्त बात फरमाया, बेटा सुपुर्द करूँ तो शुक्र अदा करो और बेटी सुपुर्द करूँ तो 2 दफ़ा शुक्र अदा करो। वो इसलिए कि जिसको मैं बेटी देता हूँ, अल्लाह फरमाता है कि उसके साथ मैं क़यामत तक के लिए मदद का वादा कर देता हूँ। बेटे के लिए तो ये उसको फजल दिया, वो बड़ा होगा, परवरिश करेगा और उसका दस्तबाजू बनेगा। और बेटी के साथ अल्लाह फरमाता है दुनिया में भी और क़यामत के दिन भी बेटी की वजह से मैं उसका दस्त और कुदरत और मददगार रहूँगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बात जो आपने कही ना, इसमें मैं इमोशनल बहुत हो जाती हूँ। मेरे पहले 2 बेटे हुए और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटे दिए, उस अपनी जगह एक बात है। लेकिन मैं हर बार अल्लाह मियाँ से यही पूछती थी और मैं अपनी अम्मी को भी कहती थी और कहती थी इस तरह फजूल बातें ना करो, लेकिन आपके साथ शेयर करूँगी कि अल्लाह मियाँ मेरे से नाराज़ हैं जो मुझे बेटी नहीं देते। और मैं आपको बता नहीं सकती मैं अल्लाह का कितना शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे बेटी से नवाजा। मेरी इतनी ख्वाहिश थी और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं इतनी अपनी अब ज़िंदगी से व्यूअर्स मुतमईन हूँ कि मुझे लगता था शायद अल्लाह मियाँ मेरे से नाराज़ हैं जो मुझे बेटी नहीं देते। और मैं बच्चों की तरह लड़ती थी अल्लाह मियाँ से कि अल्लाह मियाँ ठीक है, आपने मुझे सेहतमंद मुकम्मल औलाद दी, दोनों बेटे दिए, अल्लाह मियाँ मुझे एक बेटी प्लीज़ दे दें। वैसे 2 हो तो क्या ही बात है, बट खैर अब एक उम्र का भी तकाज़ा है और वो सारी चीज़ें। लेकिन आई वाज बिल्कुल करूँगा। हम 5 भाई पैदा हो गए, बड़े हो रहे हैं। अब्बा जी की यही ख्वाहिश कि मुझे बेटी दो, अल्लाह पाक बेटी दो। हर दरगाह पे दुआ हो रहे हैं। दुआएं करते करते अल्लाह पाक ने, जब मेरी बहन मुझसे छोटी है वो आई, तो वालिद साहब ने हमारे वो जो एक कल्चर होता था कि आके थोड़ा सा वो हम जिनको कहते हैं वो इंटरटेन करते थे, तो वालिद साहब ने वो करवाया और हमारा घर बन रहा था। तो वो छोटी थी तो उसने, हम कह रहे थे ये कमरा मेरा, ये कमरा मेरा, ये कमरा मोरे, तो वो बोली, कहती अब्बू मेरा कौन सा कमरा है? तो कहते हैं ये सारे फजूल हैं, ये सारा ही तेरा है, सारा ही तेरा घर है, यही बेटी। अल्लाह ताला ने, हम अभी इस गुफ्तगू के वो मैंने अपनी बीच में कहानी डाल दी, वो मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि व्यूअर्स अल्लाह ताला हम सबको बेटी की रहमत से नवाजे और अल्लाह ताला हम सब से राजी हो जाए। बस यही एक मेरी दुआ और ख्वाहिश है हम सब के लिए। जब रब ताला राजी हो गए फिर तो हर चीज के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और फिर इसी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। और मैं चाहूँगी कि भैया आप ये बात क्लियर करें कि कितना ज़रूरी है कि बेटे और बेटी में फ़र्क ना करें। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बच्चों की तरबियत पे बात हो रही थी। ये तो आपने बात क्लियर कर दी अली भाई कि बच्चे की तरबियत माँ के पेट से शुरू होती है और फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो क्या वो ज़रूरी चीज़ें हैं? जी, बच्चे की पैदाइश के बाद जो सबसे पहले है, जो हमें, चूँकि कुछ हम फ़िक्री नौइयत की चीज़ें कर रहे हैं, कुछ हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सादा औरतें हैं, वो जानना चाहती हैं जो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्या वो करे। सबसे पहला तो यह है कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, बेटा हो या बेटी हो, और मैंने पहले बता दिया बेटे और बेटी का मामला। उसके बाद अल्लाह फरमाता है कि उसके कान में अजान दे, सुन्नत है। अच्छा, और अजान देने के, आप देखिए इस्लाम इतना माकूल दीन है। हमारे यहाँ इस्लाम को बना दिया गया है महज मानने की चीज़, जबकि इसके हर अकीदे के पीछे एक मजबूत अकली इस्तदलाल मौजूद है।
हजूर इस्लाम ने और वो हदीस में है, कुरान में हजूर ने फरमाया कि जो अजान और इकामत देगा वो अपने बच्चे को गोया कि मिर्गी से महफूज कर लेगा। अच्छा, मैंने ये बात पहली दफ़ा सुनी, बड़ी हैरत की बात है। हमने सुनते हैं अजान और इकामत तो हमें पता है, लेकिन इसके साथ ये कनेक्ट करना कि वो मिर्गी जो दिमाग के बाद नसों की तंगी की वजह से होती है, एपिलेप्सी हम जिसको कहते हैं। हाँ, एपिलेप्सी, वो जब मैंने एक रिसर्च की तो आप यकीन कीजिए न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल में था कि मुस्लिम ममालिक और नॉन मुस्लिम, मुसलमान जैसे भी हों लेकिन अजान तो हर कोई देता है ना, तो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम ममालिक में इसकी रेशो मालूम है, पता है क्या? 2% मुस्लिम ममालिक और 98% गैर मुस्लिम ममालिक। आप सुन लें, अंदाजा कर। अच्छा, उसके बाद कहा कि उसकी अजान दें और इकामत कहें। अगली बात ये फरमाई कि उसको घुट्टी दें किसी अच्छे नेक साले बंदे से, शहद या खजूर, ये 2 चीज़ें हैं। इसके अलावा जो भी अच्छी मुनासिब उसकी सेहत के लिए डॉक्टर रिकमेंड करें वो चीज़ कोई अच्छा नेक बंदा उसको पहली खुराक दे। उसके बाद अगला काम है कि उसका अच्छा नाम रखें, और नाम रखने पे इतनी ताकीद, बार बार ताकीद, और सुन्नत ये भी साबित है हदीस है कि हजूर ने कई ऐसे नाम जिनके मानी दुरुस्त नहीं थे उनको बदल भी दिया, लिहाजा अच्छा नाम रखें। उसके बाद अगली चीज़ है कि उसकी तरफ से फरमाया कि फिर उसके बाल उतार के 7वें दिन उसका अकीका कर दें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ये सुन्नत है। अच्छा, कुछ जगहों पे डॉक्टर साहब ये भी तो एक प्रॉब्लम आती है कि जैसे कि बच्चा प्री मैच्योर हो गया या वक्त से पहले हो गया, या सेहत या मौसम आपको पता है कभी कभी बहुत, उसमें थोड़ा सा डिले कर सकते हैं अकीके को? हाँ, नो प्रॉब्लम। मैंने पहले बता दिया कि बेशक अकीका 50 साल की उम्र में करें कि नहीं है, सुन्नत है। यानी हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन का हजूर ने 7वें दिन किया, ये रिवायत है। इसमें कोई पाबंदी वाली बात नहीं है, ठीक हो गया, कोई पाबंदी नहीं है। बेशक आप उसको आगे ले जाएं, करें, लेकिन ये उनकी तरफ से खून बहाना जरूरी होता है। उसके बाद जी अगला फरमाया अगर लड़का है तो फिर उसको खतनी करवाएं, वो तो जरूरी है। अच्छा, उसके बाद आपने फरमाया, और बात में पूरी दुनिया अब करा रही है, ये भी बताना जरूरी है। फिर जो नॉन मुस्लिम्स है वो भी अब इस तरफ ये वाली चीज। अच्छा, अब 2 साल की उम्र तक के ये मामलात, जब आप 3 साल की उम्र में जाते हैं, यहाँ बड़ा अहम सिग्निफिकेंट पॉइंट है। 3 साल से 11 साल की उम्र की तरबियत 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक जिस्मानी हिस्सा, दूसरा दीनी हिस्सा और तीसरा अखलाकी हिस्सा। जिस्मानी हिस्सा क्या है? जो बच्चा मांगता जा रहा है, जंक फूड है, ये आप देते जा रहे हैं, वो ऑर्डर करते हैं सारा दिन, तो आप खिलाते जा रहे हैं, आप उसके साथ इंसाफ ही नहीं कर रहे। आप उसको, यानी जो उसकी रिक्वायरमेंट है, मोस्ट रिक्वायर्ड वो एरिया होता है पीरियड लाइफ का, कि आप उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और आप उसको जंक फूड पे लगा रही हैं। ये पहली गलती है जो हमारे माशरे में आज बहुत शिद्दत से हो रही है, लाड प्यार और लूट के नाम पे हो रही है जनाब। ये ना करें, उसको हेल्दी फूड दें ताकि जो उसकी अंदर की पूरी बोन्स की रिक्वायरमेंट है, मसल्स की रिक्वायरमेंट है, वो उसको पूरी एनर्जी जाए। ठीक है, वो मैस तो चला जाता है अंदर, वो जो भी खाते हैं बर्गर ये जो, लेकिन उसने क्या करा, भूसे से भी तो पेट भरा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे। दूसरी ये है, खुराक के बाद उसको मुनासिब खेल कूद का मौका दें। हमारे यहाँ एक रवैया ये है, सुबह छोड़ देता, रात 8 बजे आ गया। एक रवैया ये है कि नहीं, कमरे से बाहर भी नहीं निकलना। ये दोनों गलत रवैया, अनहेल्दी। उसको उछलने दें, कूदने दें, उसको एक ऐसा माहौल दें वो अपने आप को, अपने आज़ा को हरकत में दें। अगली बात आती है दीनी माहौल। दीनी माहौल में ये है कि माँ बाप, आप उसको नमाज सिखाएंगे या आप उसको कुछ सिखाएंगे, इससे बड़ा मैं कहता हूँ झूठ कोई नहीं। आप नमाज पढ़े, वो पढ़ता हुआ देखेगा, बस वो सीख जाएगा। माँ सजदा करती है, आप व्यूअर्स देखें, बच्चे आके साथ करते हैं। हमजा मैं जब नमाज पढ़ा करती तो आके ना साथ ना इस तरह सजदे में बैठ जाता था। मेरी अम्मी ने एक दफा देखा, दूसरी दफा देखा, उन्होंने स्पेशली छोटी एक जाय नमाज मंगवाई उसके लिए, और वो छोटी जाय नमाज उस साथ लगा देती थी। वो 1 दफा हुआ, 2 दफा हुआ, वो उसकी एक नेचुरल हैबिट का ऐसा बन गया कि वो नॉर्मल बात ये है। इट मेक्स अ डिफरेंस। मेरी नॉर्मली 4 नमाजें बाहर गुजरती हैं, फजर सोए हुए होते हैं बच्चे, इशा की घर में होती है। तो मेरा छोटा बेटा है अली असगर, मोहम्मद अली असगर नाम है उसका, उसकी उम्र है 4 साल। आप यकीन कीजिए, वो अगर सोया हुआ ना हो तो उसने नमाज मेरे साथ पढ़नी है, सजदे में आके उसने यूं लेट जाना पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद उसने मुझे यूं देख लेना, मैं एक उंगली उठाता हूँ, वो बार बार सारियाँ उठाता है, समझ आइए। तो आप अगर उसे ये बताएंगे कि वो नमाज सिखाएंगे नहीं उसे, आप पढ़ेंगे, ये वो है, वो उसको ऑब्जर्व करती हैं, ये बहुत आला बात है। अच्छा, उसकी अगली बात ये है कि अब 12 साल तक किया, चूँकि इसमें शऊर का दर्जा आ जाता है। बाहर पे बाप का दोस्त आया और आप उसे कहें बेटा जाके बताओ बाबा घर में नहीं है, झूठ, समझ आइए। तो आप झूठ और ये चीज़ें घर में ना पनपने दीजिए, ठीक है। ये बिल्कुल, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम समझे कि हम जो मर्जी करते रहे, हमारे बच्चे नेक बन जाए, ये नहीं हो सकता। उसके बाद है उस एज में कुरान की बुनियादी तालीम, वो जो नूरानी कायदा है, अलिफ बा ता वो सा, वो पढ़ाना शुरू करें। इसके साथ आप उसकी अच्छी स्कूलिंग करवाएं। ये 2, 3, 4 ऐसी चीज़ें, अखलाक और दीन आप घर से शुरू करेंगे, तालीम आप स्कूल से शुरू करेंगे,
और जो उसकी फ़िज़िक्स है, फ़िज़िकल एजुकेशन और वो सारा वो आप घर से शुरू करेंगे। ये आप 3 हिस्से जिस्मानी, अखलाकी और दीनी तालीम, इन तीनों को साथ लेके चलेंगे तो वो आप एक मुतवाज़न प्रॉपर शख्सियत परवान चढ़ा रही हैं। आप एक भी अनबैलेंस कर देंगे, मसलन आप खुराक को अनबैलेंस करते हैं, आप दीनी तरबियत को अनबैलेंस करते हैं, तो सब अनबैलेंस सब कुछ अनबैलेंस। जी इन्हीं की बात को आगे कंटिन्यू करूँगी। जिस तरह तरबियत जो है वो तरतीब का नाम है, जैसे उन्होंने तरतीब से उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, इसी को आगे ऐड करूँगी कि जब आपका बच्चा आप समझने लगें कि अब आपके बच्चे को जो है वो कुछ मामलात में आपकी रहनुमाई की ज़रूरत है। हर मामले में वालिदैन की रहनुमाई की ज़रूरत होती है। तो हमें पहले जिस तरह उन्होंने फ़ेज़ थोड़े से डिफरेंट जो है एक्सप्लेन किए, यहाँ पर मैं भी कुछ फ़ेज़ जो हैं जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने बनाए पेश किए हैं नहजुल बलागा में। उन्होंने कहा है कि आप 3 हिस्सों में बच्चे की तरबियत करें, जैसे 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21। ठीक है। अब इसमें उन्होंने कहा कि जब बच्चा 0 से 7 ईयर्स का हो तो उस वक़्त आप बच्चे को एक सरदार की तरह ट्रीट करें। जैसे कोई बच्चा आपके साथ लाडियाँ कर रहा है, प्यार कर रहा है, तो आप भी उसके साथ इसी तरह से ट्रीट करें जैसे कोई सरदार आपके सामने बैठा है। जब बच्चा 7 से 14 साल की उम्र को पहुँचे तो आप उसको इस तरह से ट्रीट करें जैसे कि वो आपका खादम है। वही बच्चा जब 14 से 21 साल की उम्र को पहुंचता है तो उसको अपने मशीर के तौर पर इस्तेमाल करें, उससे मशवरा करें। हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चा PhD भी कर जाता है लेकिन एक अच्छा डिसीजन मेकर नहीं बनता। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने उनको अब किसी भी डिसीजन में साथ बिठाया ही नहीं होता। देखिए डे 1 से आंसर जी, ये तो मैं नोट करती हूँ कि छोटा सा 3-4 साल का बच्चा तंग कर रहा है माँ को। देखिए बच्चे तो करते हैं जी, कौन सा बच्चा नहीं है जो एक बाँ से लटक रहा है, दूसरा मतलब माशाल्लाह हमारे घर में रंग बिरंगे हर किस्म के बच्चे, तो कभी को बाजू खींच रहा है तो हमजा रूसा बैठा है, तो आप अगर चीखेंगे बदतमीज 3-4 साल, प्लीज मैं हाथ जोड़ी हूँ व्यूअर्स, बच्चों पे हाथ मारना उठाना छोड़ दें। छोटे छोटे बच्चों को जब आप मारते हैं ना, वो जब वो बच्चा स्पंज की तरह होता है, आप स्पंज लेते हैं ना सफाई वाला, उसको पानी के अंदर रखते हैं, वो पूरा पानी अब्सॉर्ब कर लेता है। आप जब छोटे बच्चे पे हाथ उठाएंगे और उसको मारेंगे और जल्लादों की तरह उसके साथ पेश आएंगे, याद रखिएगा वही बच्चा आगे जाके जब अभी भी समझ की एज नहीं आएगी आप पे हाथ उठाएगा, और जब आप पे नहीं उठाएगा तो किसी और पे उठाएगा। वो एक पंजाबी की कहावत है, बच्चा कड़े दी मानद हुंदा, जेड़ी आवाज़ पाओगे वही निकलेगी। लेकिन अब मैं इसको ज़रा यूनिक करती हूँ कि बच्चा मेमोरी कार्ड की तरह आता है, जो उसमें फीड करेंगे आप उसके बचपन में, आपने 0 से 14 इयर्स तक बच्चे के अंदर जो फीड किया है वो ही वो आगे जाके करेगा। आप बच्चे के ऊपर तशद्दुद करेंगे, वो या तो ऑफिस में जाके करेगा या अपनी बीवी पे करेगा या अपने बच्चों पे करेगा। तो वो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। बच्चों की रिस्पेक्ट का भी एक एस्पेक्ट होना चाहिए। बच्चों की हम रिस्पेक्ट नहीं करते, डिसरिस्पेक्ट करते हैं। 4 फैमिली के मेंबर बैठे हैं, एक बच्चा या बच्ची है, उसकी एज 8, 9, 10 साल, ये वो एज है कि वो समझना शुरू कर देता है कि उसका रिगार्ड किया जा रहा है कि डिसरिगार्ड। हम उसको यूं झड़क के साइड पे कर देते हैं। बच्चे की अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी नहीं करेगा, वो आपकी भी नहीं करेगा और वो एक डिप्रेस्ड पर्सनालिटी वाला बंदा बनेगा। देखिए बैलेंस की बात है व्यूअर्स, नफ्सियात भी अब ये प्रूव करती है जो हम कब से कह रहे हैं। मेरे बच्चों की दादी नोटिस कर रही मेरी बेटी को, जैसे होता है कि तुम ये क्या कर रही हो, हाँ जी, वो पंजाबी च कहते ने ए तू दुपट्टा नहीं लिया, इंज कर, तो हले दुपट्टा वो जरा अल बड़ल बच्चे जड़े होंगे ने पेरी जाती है, वो माइंड कर रही। वो कहती दादी जो है मुझसे प्यार नहीं करती। अब देखा ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात रेज की। व्यूअर्स बच्चे होते हैं मासूम, जब आप उसको झिड़केंगे डांटेंगे, देखिए हमारे जो बड़े हैं जिस तरह नानो दादो होती हैं, सीधी बात है मामा भी बड़ी बातें करती हैं, मम्मी भी बड़ी बातें करती हैं, बट हम ऑब्वियसली बड़े हैं तो हम अदब में चुप हो जाते हैं। लेकिन बाद में ये बात क्लियर करना, दादो प्यार करती हैं, दादो समझा रही हैं, ये हम यही कहते रहते हैं बेटे क्या कर रही। अच्छा फिर समझ आती मासूम कितनी दादी अम्मा कितनी मासूम, ये भी वो बातें वो असल में अपने बाबा की बातें रिपीट करती है ना, जिस तरह आप भी कहते हैं इतनी मासूम मुझे। अच्छा लेकिन इस बात को अब हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, क्योंकि जब आप हमारे साथ हैं तो बातों से ज्यादा हम आपसे कलाम सुनना चाहते हैं। तो व्यूअर्स ब्रेक के बाद कलाम से अपने प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। हमारे जो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं, हमारे बहुत ही प्यारे नन्हे मुन्ने से जो छोटे वहाँ पे भाई बैठे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मुकाबले में तो नन्हे मुन्ने ही है ना मासूम से। एनीवे आप अपनी उम्र कम करते रहा करें, ये भी तरबियत का हिस्सा है कि अपनी उम्र को एक्सेप्ट करना चाहिए। नदीम इट्स ओके,
बहुत बड़े तरबियत का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है एक्सेप्टेंस। अपनी उम्र को एक्सेप्ट करना। अच्छा मैं तो करीब करना यार, मैं तो लाइव करना, लाइव कहना लाइव है। अच्छा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी गुफ्तगू के तो क्लोज कर दिया, कलाम की तरफ भी जाएंगे और ऑफ कोर्स एक और ज़रूरी बात आपको बतानी है ब्रेक के बाद। बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, फाइनली आज का हम अपना शो कंक्लूड करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले दो ज़रूरी बातें। सबसे पहले तो मैं एन फ्रेंच की बात करूंगी। एन फ्रेंच एक ऐसी हेयर रिमूवल क्रीम है जो आपके अनवांटेड हेयर को, गैर ज़रूरी बालों को रिमूव कर देती है विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी इशू। एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है, 3 to 6 मिनट्स में आपके हेयर रिमूव भी हो जाता है और इसकी बहुत ही एक प्लेजेंट रोज़ फ्रेग्रेंस है गुलाब की। इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी स्किन को लिटरली सिल्की सॉफ्ट छोड़ देती हैं राइट आफ्टर रिमूवल, जैसे कि बेबी ऑयल भी है और मॉइस्चराइजर्स भी हैं। सो होता ये है कि एक सैटिन सॉफ्टनेस आपकी स्किन में आ जाती है। सैलॉन स्मूथ स्किन 5 मिनट के अंदर कन्वीनियंट हेयर रिमूवल ऑप्शन। मतलब अगर आप सोचें तो सैलॉन में जाके जो एक दर्दनाक एक्सपीरियंस इंसान गुजरता है और उसके बाद फिर स्किन भी ड्राई हो जाती है, रैशेज़ हो जाती हैं, उससे 1000 गुना बेहतर ऑप्शन है एन फ्रेंच, जो बाय द वे लोशन एंड क्रीम फॉर्म दोनों में अवेलेबल है। आइए एक वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ और फिर बताती हूँ कि आपने करना क्या है। फ्रेंच, इसके बेबी ऑयल्स और मॉइस्चराइजर्स बनाए स्किन 2 times सॉफ्टर एंड स्मूथ। वाओ, कौन सा सैलून? बाय सैलून, हेलो एंड फ्रेंच। जी हाँ, तो बाय बाय सैलून, हेलो एंड फ्रेंच। व्हाट्सएप करें इस टाइप की 20 सेकंड की वीडियो बना के या उससे कम की 0320946350 पे, और आप भी हिस्सा बन सकते हैं हमारे इस अमेजिंग विनिंग सर्कल का। और वो ऐसे होगा कि आपको ये गिफ्ट हैम्पर मिलेगा एन फ्रेंच की तरफ से, बहुत ही अमेजिंग सा। सो 0320946350 याद रखिएगा। बाय बाय सैलून, हेलो एन फ्रेंच। अब फाइनली, क्योंकि हमने अपनी गुफ्तगू को और अपने शो को कंक्लूड करना है, कलाम की तरफ जाने से पहले नदीम साहब से मैं ये जानना चाहूँगी कि एंड में नदीम साहब आपसे ये जानना ज़रूरी है, ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, क्योंकि देखिए आपके पास बहुत से बच्चे आते हैं सीखने के लिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन जो आपके पास आते हैं और वो 2-3 साल की उम्र पे नहीं आते, वो मतलब एक सर्टेन मतलब 9-10 साल के बाद या 15 साल के बाद, उस वक्त जितनी तरबियत करते होंदी हो चुकी होती हैं। तो आप क्या गाइड करना चाहेंगे पेरेंट्स को एक टीचर होने के नाते, और फिर कलाम की तरफ? मैं तो जी सबसे पहले एक बात कहनी चाहूँगा जो हम अपने प्रोग्रामों में भी कहते थे। पहली बात तो ये कि किसी भी टैलेंट को पेरेंट्स को हक तो है हर तरह से रोकने का, डायरेक्शन देने का, लेकिन टैलेंट जो परवरदिगार ने किसी को इनायत किया है उसको रोकना नहीं चाहिए, किसी भी टैलेंट को। एक ये भी उनकी तरबियत में असर पड़ता है कि उनके अंदर जो चल रहा है उसको आपने रोक दिया है, उसको रोका है, वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अब वो एक एजुकेशन, अच्छा बड़ी आला बात मेरे बेटे के लिए हुई है, ही इज़ नॉट वेरी गुड इन एजुकेशन जी, नॉट वेरी गुड, ही इज़ गुड। अच्छा, उसके लिए मेरे लिए बात हुई है, तो एक बहुत अक्लमंद बात अमेरिका से आई मुझे, क्या कि मैं उसको, तुम पढ़ने नहीं, तुम ये करो, तुम वो करो, एंड ही इज़ वेरी टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड, कि भी उसको बाहर से लोग कह रहे हैं कि जी इसको फाउंड हिम, उसको पकड़ें। अब क्या होता है कि मेरे बच्चे को उसने, अमेरिका वाले ने कहा है कि यार उसका टैलेंट अल्लाह ने ये दे दिया उसको, थोड़ी एजुकेशन कर रहा है तो कोई बात नहीं। सो डायरेक्शन को रोकना नहीं चाहिए, जो आप वो जो है उसने करना ही होना ही है। ये भी तो परवरदिगार के ऊपर भी तो है ना, जितना मर्जी डायरेक्ट करते रहें, जो उसने फ्यूचर मेक किया है वही होना है। अब आपको हम सुना रहे हैं, हमारा बहुत पॉपुलर आइटम है जो आपके चैनल ने बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट किया था। वो सूफ़ी कलाम है हमारे वालिद साहब का,
हमने उसको नई कॉम्पोजिशन दी है और वो बड़ी पॉपुलर हुई है एंड यू विल लिसन एंड यू विल हैप्पी। यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगी कि आपने नोटिस किया है कि इवन दो इनके अब्बू की कॉम्पोजिशन है, इन्होंने अपने अब्बू को क्रेडिट दिया है और कहा है कि उनकी है ये। और यही बात अभी कुछ देर पहले भी मैंने आपको कही कि जिसका काम होता है उनको क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए। जी सर, थैंक यू जी। जब जब मिलिए हट पवे परदेस हसवे डोलनिया नेड़े 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 बसवे डोलनिया नेड़े नेड़े बसिए जब जब मिलिए बसिए जब जब मिलिए हट पवे परदेस बसवे डोलनिया नेड़े 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 बसवे डोलनिया वे तेरे आने ना तो कुर्बान तेरे आने ना तो कुर्बान मारे अबरू तीर कमा मारे अबरू तीर कमा जिगर विच कसवे डोलनिया नेड़े 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 बसवे डोलनिया नेड़े 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 बसवे डोलनिया नेड़े नेड़े बसिए जब जब मिलिए नेड़े नेड़े जब जब मिलिए हट पवे परदेस नेड़े 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 बसवे डोलनिया नेड़े 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 बसवे डोलनिया तू माया भेजा मेरे को माया भेजा मेरे को तू एवें तकड़ी नु ना रो तू एवें तकड़ी नु ना रो वे माया भेजा मेरे को तू एवें तकड़ी नु ना रो वे निका जे हसवे डोलनिया नेड़े 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 बसवे डोलनिया नेड़े 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 बसवे डोलनिया नेड़े नेड़े बसिए जब जब मिलिए नेड़े नेड़े बसिए जब हट पवे परदेस नेड़े 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 बसवे डोलनिया नेड़े 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 बसवे डोलनिया वे तेरे आने ना तू कुर्बान तेरे आने ना
मारे अबरू तीर कमा, मारे अबरू तीर कमा, जिगर विच कसवे डोलनिया, नेड़े 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 बसवे डोलनिया, नेड़े 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 बसवे डोलनिया, तू नेड़े नेड़े बसवे डोलनिया, तू साडे नेड़े बसवे डोलनिया, तू नेड़े नेड़े बसवे डोलनिया, तू साडे नेड़े बसवे डोलनिया, तू नेड़े नेड़े बसवे डोलनिया, तू नेड़े नेड़े बसवे डोलनिया, तू साडे नेड़े बसवे डोलनिया, तू नेड़े नेड़े बसवे डोलनिया, तू साडे 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 नेड़े बसवे डोलनिया।